हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है विज्ञान विचार के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं क्लास 10 का अगला चैप्टर। वो चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसका हम आज रिवीजन करेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, चैप्टर में सबसे पहले हम कार्बन की कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारे कार्बन है वो भूपर्पट्टी में खनिजों जैसे कि आपके कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोल, है ना, इनके रूप में कितने परसेंट उपस्थित है? 0.2% उपस्थित है। फिर देखिए, वायुमंडल में जो कार्बन है वो 0.03 किसके रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्रेजेंस है वायुमंडल के अंदर। अब देखो, कार्बन की कुछ विशेषताएं होती है। जैसे कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सभी को पता होगा, सी। तो कार्बन का प्रतीक होता है सी। फिर देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। फिर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2,4। कितना? 2,4। यानी कि देखो, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपके 2,4। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ये जो पहला सेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और दूसरे में कितने हैं? 4। तो इसका मतलब इसके जो बाह्यतम कोश है, इस बाह्यतम कोश में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। फिर देखिए, इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 12U और इसकी संयोजकता होती है 4। अपने कार्बन की संयोजकता क्या होती है? 4। मतलब ये 4 अलग अलग से जुड़ सकता है। तो यहां तक आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए। अब देखो, जो कार्बन है वो उत्कृष्ट गैस विन्यास या अष्टक पूर्ण करने के लिए, देखो, कोई भी अगर मान लो तत्व है, वो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का मतलब साझेदारी कर सकता है। जैसे यहाँ पर क्या है, देखो, जैसे कार्बन है, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितनी होती है? सी 2,4 होती है ना। अब देखो, इसके अष्टक, ये इसका क्या है? अष्टक बाह्यतम कोश है। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो देखो, इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करेगा? या तो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है, या 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकता है। मतलब कि कार्बन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, अष्टक में मतलब कितने? लगभग 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, यहाँ कितने? 4। तो अगर इसका 8 करने तो कितने और चाहिए? 4। और या बाह्यतम कोश में सिर्फ कितने हो सकते हैं? 2 भी हो सकते हैं। अगर ये मान लो अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, तो 4 इलेक्ट्रॉनों को या तो ग्रहण कर सकता है या त्याग कर सकता है। तो देखो, यहाँ पर हम इसका 1 मिनट से फिगर बनाते हैं इसका। जैसे कि हमारे पास ये दे रखा है, यहाँ पर कार्बन के कितने? 2। और यहाँ पर कितने? 4। तो अब इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, या 4 इलेक्ट्रॉनों का ये त्याग कर सकता है। अब आगे देखते हैं कि जब ये 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है या ग्रहण करता है तो क्या होता है। देखो, जब ये 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा तो क्या बनेगा? C4+। क्या बनेगा? C4+। जब ये 4 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा तो बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिससे 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन वाला नाभिक इतनी ऊर्जा एडजस्ट नहीं कर पाएगा, जिससे ये 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग नहीं करता। फिर अगर मान लो 4 इलेक्ट्रॉनों को अगर ग्रहण करे तो देखो, 6 तो पहले ही है और 4 और ले लेगा तो कितने हो जाएगा? टोटल 10। तो 10 इलेक्ट्रॉनों वाला नाभिक इसको संभाल नहीं पाएगा ना, इसीलिए यह ना तो 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। तो फिर ये क्या करता है? एक दूसरा रास्ता निकालता है कि क्या करता है? ये साझेदारी करता है इलेक्ट्रॉनों की, यानी कि दूसरे तत्वों से इलेक्ट्रॉनों की ये क्या करता है? एक तरीके से साझेदारी करता है, यानी कि सहसंयोजी आबंध बनाता है ये। अब देखो, यहाँ पर अगर मान लो इसने 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर दिया, तो ये जो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यानी कि ये क्या कह रहा है, अगर मान लो इसने 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो कितने बचेंगे? सिर्फ प्रोटॉन कितने? 6, लेकिन आपके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। तो इसको, इसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो कि पॉसिबल नहीं होता। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी नहीं सकता। अगर इसने मान लो 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया, तो ग्रहण करने पर टोटल कितने हो जाएंगे? 10, जो कि इसको संभालना क्या हो जाएगा? धारण नाभिक के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए दूसरा रास्ता अपनाता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, यानी कि शेयरिंग करता है, और ऐसे ये आबंध बना लेता है। उस आबंध का नाम होता है सहसंयोजी आबंध। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो, जैसे कि
हमने अभी पढ़ा, जो हमारे कार्बन होते हैं ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं और ना ही 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो वो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे उसके पास? 10, है ना? जो कि नाभिक के लिए क्या हो जाएगा? संभालना, धारण करना मुश्किल हो जाएगा। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर दे तो त्याग करने पर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो भी संभव नहीं है। इसीलिए कार्बन क्या करते हैं? दूसरा रास्ता क्या अपनाते हैं? सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। तो सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं? अगर दो परमाणु है और उन परमाणुओं के बीच में अगर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजी आबंध बोला जाता है। देखिए जैसे हमारे पास है सहसंयोजी आबंध, तो क्या होता है? दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को क्या बोलते हैं हम? सहसंयोजी आबंध। यानी कि सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? साझेदारी। जैसे उदाहरण दे रखा है, मान लो यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, है ना? और हाइड्रोजन के कितने होने चाहिए? 2। हाइड्रोजन के जो कितने? 2। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? एक तो है, अब ये क्या करेगा? कार्बन से शेयर कर लेगा। हाइड्रोजन के पास अभी एक है, इसके पास भी एक है, इसके, तो ये हाइड्रोजन क्या करेंगे? कार्बन के साथ शेयरिंग यानी कि साझेदारी कर लेंगे। तो कार्बन के साथ ऐसे इन्होंने साझेदारी कर ली, ये भी इसके साथ क्या करेगी? साझेदारी। और ये भी इसके साथ क्या हो गई? साझेदारी। और ये भी इसके साथ क्या हो गई? साझेदारी हो गई। अब हाइड्रोजन ने तो कर ली, अब कार्बन को भी, कार्बन के पास 4 है तो 4 और चाहिए, तो कार्बन बोलेगा भाई मुझे भी अब 4 चाहिए, तो मैंने दिए अब तू मुझे भी दे। तो अब ये क्या करेगा? कार्बन भी हाइड्रोजन के साथ ऐसे क्या कर लेगा? आपकी साझेदारी कर लेगा ऐसे। तो देखो 4 तो है ही है, ये हाइड्रोजन वालों से ऐसे क्या कर लेगा? साझेदारी कर लेगा। तो ये कितने हो गए टोटल? कार्बन के भी 4 और 4 8 हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये सहसंयोजी आबंध बना लेते हैं। और इन सहसंयोजी आबंध से जो बनते हैं उनको बोलते हैं सहसंयोजिक यौगिक। इनके देखो गुण क्या होते हैं? इनके गुण में सबसे पहले देखिए, जो सहसंयोजिक यौगिक के गुण है इसमें क्वथनांक व गलनांक कम होता है। इसके पीछे कारण क्या है? इनके बीच में दुर्बल अंतराणुक बल होता है। मतलब इनके बीच में क्या पाया जाता है? दुर्बल अंतराणुक बल। जिससे क्या होता है? मान लो इसको गर्म किया तो गर्म करने से इसके बॉन्ड जल्दी से क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। और इसी कारण इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो क्या होता है? आपका कम होता है। दूसरा, ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। क्योंकि विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें आयन नहीं होते, इनमें सिर्फ क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयन नहीं होते। क्या होते हैं? इनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसीलिए आयन ही नहीं है तो ये विद्युत के क्या होंगे? भाई आयन होंगे तभी तो विद्युत के सुचालक है। आयन ही नहीं तो क्या होंगे? कुचालक। क्योंकि इनके बीच में क्या होते हैं? विद्युत सॉरी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, आप यहां तक अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो, जो हमारे सहसंयोजी आबंध होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। एकल एकल आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एकल आबंध। इसका मतलब इन, जैसे उदाहरण है क्लोरीन क्लोरीन, तो इसके बीच में जो बंध होगा वो कैसा होगा? एकल होगा, सिंगल बॉन्ड, है ना? अब देखो यहाँ पर क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या 2,8,7। तो देखो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अंतिम वाले में कितने हैं? 7। तो देखो इसको बनाते हैं कैसे? जैसे हमारा क्लोरीन है तो कितने इलेक्ट्रॉन, तो हमें क्या देखना है इसमें? पीछे वाले, है ना? सब में क्या देखना है? पीछे। तो इसके अंतिम में कितने हैं? 7। तो हम 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, फिर क्या है? क्लोरीन, फिर यहाँ पर भी हम क्या बना देते हैं? 7। अब देखो यहाँ पर होगा क्या? इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि बाह्यतम में कितने? 7 है। तो 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो क्लोरीन क्लोरीन से क्या कर लेगा? साझेदारी करेगा। तो कैसे करेगा? देखो यहाँ पर जैसे एक 2 2 4 तो 6 और एक 7, तो ये इससे क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन की जैसे ही ये साझेदारी करेगा ऐसे, तो अब देखो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। फिर ये कहेगा, फिर ये भी क्या करेगा? जब इसने इससे साझेदारी की तो ये भी इससे क्या करेगा? साझेदारी ऐसे कर लेगा और अपने अष्टक क्या कर लेगा? पूर्ण कर लेगा। अब देखो इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है वो कितने की हुई है? एक एक इलेक्ट्रॉनों की हुई है ना? एक इलेक्ट्रॉन इसने इससे लिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने इससे लिया, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉनों की इसमें क्या हुई है? साझेदारी हुई है। एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? एकल बंध बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एकल बंध।
फिर बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। तो देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या है, ये द्विआबंध द्विबंध है। तो देखो इसमें क्या है, हमें इसमें भी क्या देखना है कि ऑक्सीजन के जो अंतिम यानी कि एकदम बाहर वाले में कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कैसे करेगा, अब देखो इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये वाला इससे दो की, ये वाला इससे साझेदारी करेगा और ये वाला इससे, मान लो ये इससे करेगा तो देखो क्या होगा, 2 और चाहिए तो ये इससे 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेगा, ऐसे साझेदारी कर लेगा। ठीक है, फिर ये भी क्या करेगा, इसने 2 तो ये भी इससे क्या कर लेगा, ऐसे साझेदारी कर लेगा। अब देखो इनमें कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विआबंध बोलेंगे। देखो एकल में एक-एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई थी और द्विबंध में 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई थी। अब बात करते हैं जैसे त्रिआबंध, तो त्रिआबंध में देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितने बंध है, 3 बंध है, त्रिआबंध है। अब देखो यहाँ पर जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 2,5। तो 2,5 होगा तो देखो नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन किससे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में हम बॉन्ड देख रहे हैं। यहाँ देखो 5 है और यहाँ पर भी 5 है। अब देखो इसको कितने और चाहिए, 3 और चाहिए। तो ये 3 क्या करेगा, इससे साझेदारी कर लेगा और ये क्या करेगा, इससे साझेदारी कर लेगा। तो देखो हम देखते हैं ये साझेदारी जब इससे करेगा तो क्या बनेगा, इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन इससे साझेदारी कर लिए और फिर इसने क्या किया, इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन इससे साझेदारी कर लेगा। तो देखो इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों की कितनी साझेदारी हुई है, 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, इसीलिए इनके बीच में आबंध कितना बना, त्रिआबंध। तो देखो ये जो आबंध है वो कैसा है, त्रिआबंध। अगर एक एक इलेक्ट्रॉनों की हो रही है तो क्या बन रहा है, एकल आबंध। और अगर 2 की हो रही है तो क्या बन रहा है, द्विआबंध। और 3 की हो रही है तो क्या बन रहा है, त्रिआबंध। वैसे ही हम देखते हैं अब अपने मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखते हैं कि मेथेन कैसे करता है। तो मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, देखो मेथेन CH4 तो कितना होता है, मेथेन अभी जैसे पीछे भी देखा था लेकिन फिर एक बार देख लेते हैं। ये कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है, 4। तो यहाँ पर हाइड्रोजन इसके पास कितना, एक। कार्बन के पास कितने हैं, 4 होती है कार्बन की, तो ये तो कार्बन की हो गई। यहाँ हाइड्रोजन के पास कितना, एक। यहाँ हाइड्रोजन के पास कितना, एक। यहाँ हाइड्रोजन के पास कितना, एक। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, हाइड्रोजन के पास 2, है ना। तो अब है एक एक लेकिन होने कितने चाहिए, 2। तो ये क्या करेगा, इससे साझेदारी कर लेंगे। जितने भी चारों हाइड्रोजन है ये इस कार्बन से क्या करेगा, साझेदारी। और कार्बन क्या करेगा, चारों हाइड्रोजन से साझेदारी कर लेगा। ठीक है, तो देखो ये जब इससे साझेदारी करेगा तो ये एक और एक 2 हो गए। फिर ये वाला इससे साझेदारी कर लेगा, फिर ये वाला इससे साझेदारी। तो हाइड्रोजन ने तो अपने साझेदारी करके क्या कर लिए पूरे। अब कार्बन बोल रहा है अब मैं भी क्या करूंगा, साझेदारी करके अपना विन्यास पूरा करूंगा। तो ये क्या करेगा, कार्बन इन चारों हाइड्रोजन के साथ भी क्या कर लेगा, साझेदारी कर लेगा इसे। और ये पेपर में बहुत बार पूछा भी जाता है, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो यहाँ तक आप इसका आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति देखते हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें पाया जाता है श्रृंखलन। श्रृंखलन क्या होता है कि देखो कार्बन में कार्बन की अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की एक क्षमता होती है, यानी कि कार्बन कार्बन की अन्य परमाणु के साथ क्या बना लेता है, आबंध बना लेता है और एक श्रृंखला बना लेता है लंबी, है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। अब देखो जो श्रृंखलन है वो 3 प्रकार से बन सकता है। तो श्रृंखलन 3 प्रकार से कैसे, शाखाओं वाली बन सकती है, लंबी श्रृंखला बन सकती है, वलय जैसे आपके मान लो शाखा ब्रांच वाली ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे बन सकती है, या लंबी श्रृंखला बन सकती है, या क्या बन सकती है, वलय मतलब ऐसे ऐसे, है ना। तो ऐसे ऐसे बन सकती है, लंबी ऐसे वलय के रूप में बन सकती है, या लंबी श्रृंखला बन सकती है, या शाखाओं के रूप में बन सकती है। अगला क्या है, देखो ये गुण सिर्फ कार्बन के अंदर ही बहुत मतलब ऐसे समझिए वरदान है कि कार्बन के मध्य में जो है सिंगल बॉन्ड भी बनता है
है ना। कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड भी बन रहा है और कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड भी बन रहा है और कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध भी बन रहा है। तीनों बंध बना सकता है कार्बन, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। फिर देखो संतृप्त यौगिक क्या होते हैं। संतृप्त यौगिक होता है जिनके बीच में सिर्फ एक या एकल आबंध हो, उन्हें बोलते हैं संतृप्त यौगिक। जैसे मान लो ये अपन ऐसे जैसे कार्बन कार्बन, तो इनके बीच में सिर्फ क्या है, एकल बंध है, तो ये कैसे यौगिक हो गए, संतृप्त यौगिक हो गए। और असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं, जिनके मध्य द्विआबंध या त्रिआबंध हो। जैसे कि मान लो ये ऐसे बन रहा है तो या फिर ऐसे बन रहा है, तो ये दोनों ही क्या है, असंतृप्त यौगिक, क्योंकि इनके बीच में आबंध कैसे, एक द्विआबंध है और एक कैसा है, त्रिआबंध। अगर मान लो असंतृप्त यौगिक क्या होता है, अगर द्वि या त्रिआबंध हो तो उन ऐसे यौगिकों को हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त यौगिक बोला जाता है। तो संतृप्त यौगिक क्या हो गए, एक एक आबंध वाले यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं और द्वि अथवा त्रिआबंध वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। यहां तक आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए। अब देखो कार्बन की चतुसंयोजकता। देखो कार्बन की चतुसंयोजकता होने के कारण ये क्या करता है, कार्बन कार्बन के अन्य परमाणु के साथ या अन्य संयोजी तत्वों के साथ बंध बनाने की क्षमता रखता है। क्यों रखता है, क्योंकि इसकी संयोज क्या होती है, चतुसंयोजी होने के कारण इसके पास ऐसा गुण होता है कि कार्बन कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ या अन्य संयोजी तत्वों के साथ आबंध बनाने की क्षमता रखता है और इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, चतुसंयोजी। जैसे आपने देखो देखा ना, जैसे कार्बन या हाइड्रोजन, तो देखो ये चारों तरफ से क्या बना रहा है, एक चतुसंयोजी आबंध ऐसे बना सकता है, ठीक है ना। फिर देखिए अगला है, कार्बन का जो आकार होता है वो छोटा होता है। अब देखो छोटा आकार होने के कारण इसके इसके द्वारा जो आबंध बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। छोटे आकार के कारण इसके बीच में जो आबंध बनेंगे वो कैसे होंगे, प्रबल होंगे। प्रबल आबंध होने के कारण जो यौगिक बनेंगे वो क्या होते हैं, स्थायी होंगे। क्या होंगे, स्थायी होते हैं प्रबल आबंध बनने के कारण। फिर देखिए कार्बन के अपर रूप की बात करते हैं, तो कार्बन के 3 अपर रूप हम देखो, जैसे सबसे पहले हीरा है, तो देखो हीरे में क्या होता है कि जो कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है। यानी कि कार्बन का जो प्रत्येक परमाणु है कार्बन के 4 अन्य परमाणु के साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। इसी कारण इसकी जो संरचना बनती है वो कैसी बनती है, दृढ़ त्रिआयामी, दृढ़ त्रिआयामी त्रिआयामी संरचना बनती है। और ये क्या होता है, सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है हीरा। प्रकृति में सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा होता है, हीरा। अगर ग्रेफाइट की बात करें, देखो इसमें तो क्या था, कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के किससे 4 अन्य परमाणु के साथ था, लेकिन इसमें देखिए कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ एक ही तल में होता है, जुड़ा हुआ ना, एक ही तल में होता है। कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ क्या होता है, एक ही तल में होता है। इसी कारण इससे जो संरचना बनती है वो कैसी बनती है, षटकोणीय व्यू। कैसी बनती है, षटकोणीय संरचना बनती है। और जो ग्रेफाइट होता है एक तो चिकना होता है और फिसलनशील होता है। फिर देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी देख लें फुलेरिन। तो देखो इसमें जो कार्बन के जो परमाणु होते हैं वो फुटबॉल के रूप में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं फुलेरिन के अंदर। तो यहां तक अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देखो हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोजन का यानी कि कार्बन का हाइड्रोजन के साथ आबंध। आपके देखो कार्बन का हाइड्रोजन के साथ आबंध ऐसी जो बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। अब ये दो प्रकार से है, देखो संतृप्त और असंतृप्त। तो सबसे पहले समझते हैं कि संतृप्त क्या होता है। देखो संतृप्त यानी कि जिसमें एकल बंध हो वो क्या है, संतृप्त। जैसे कि इसमें कौन आते हैं, एल्केन, है ना, जिनमें एकल बंध हो वो क्या होते हैं, संतृप्त। उसका क्या है, जैसे कि एल्केन वाले वो सारे क्या है, इसमें आपके संतृप्त में, क्योंकि इनके बीच में क्या है, एकल बंध। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, यानी कि जो कार्बन है उसके भी डबल क्या, हाइड्रोजन, और उसमें भी क्या, उससे 2 अधिक। ठीक है, यानी कि कार्बन का डबल क्या है, हाइड्रोजन, और उससे भी क्या है, +2 है। फिर देखिए असंतृप्त यानी कि जिसमें द्विआबंध और त्रिआबंध दोनों आते हैं वो क्या है, असंतृप्त। अगर द्विआबंध है तो वो क्या होता है, एल्कीन। क्या होते हैं आपके, एल्कीन। और अगर त्रिआबंध है तो उसको बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं, एल्काइन। अब देखो एल्कीन क्या होता है, कार्बन का इसका सूत्र क्या होता है, कार्बन से जस्ट क्या होता है, डबल। कार्बन से जस्ट डबल क्या होते हैं, हाइड्रोजन, वो क्या है आपके एल्कीन। और देखो एल्काइन क्या है, कार्बन से जस्ट डबल क्या, हाइड्रोजन, और उसमें से 2 कम
आपको लिखना पड़ेगा -2, डबल में से -2। तो ये सूत्र होता है CnH2n-2। ये किसका होता है? एल्काइन का। अब देखो यहाँ पर आपको टेबल याद रखनी पड़ेगी कि एक कार्बन को क्या कहते हैं, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, 3, एक तरीके से ये काउंटिंग है, गिनती है। आपको ये गिनती याद रखनी पड़ेगी। अगर 1 कार्बन है तो उसको बोलते हैं मैथ, अगर 2 कार्बन है तो उसको एथ, 3 कार्बन है प्रॉप, 4 कार्बन है ब्यूट, 5 कार्बन है उसको बोलते हैं पेंट, 6 कार्बन है उसको बोलते हैं हेक्स, और 7 कार्बन है उसको बोलते हैं हेप्ट, और 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, और 10 को डेक। आपको ये याद रहने चाहिए, आगे ये नामकरण में आपके काम आएगी। तो यहां तक आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए। देखो अब हमें कुछ याद रखना पड़ेगा अनुलग्न, कि अगर एकल बंध आए तब क्या होगा, द्विबंध आए तब क्या होगा, और त्रिबंध आए तो क्या क्या। देखो अगर ये कह रहा है कि कार्बन और कार्बन के मध्य बंध का प्रकार देखना, कि कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध बन रहा है, द्विबंध बन रहा है, और त्रिबंध बन रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर एकल बंध बन रहा है तो हम अनुलग्न कौन सा यूज करेंगे, अगर द्विबंध बन रहा है तो कौन सा करेंगे, और त्रिबंध बन रहा है तो कौन सा करेंगे। जैसे कार्बन कार्बन के मान लो एकल बंध है, तो क्या होता है, एकल बंध हो तो क्या होता है, एल्केन, पीछे पड़ा एल्केन, तो एल्केन के देखो पीछे से क्या आ रहा है, एन, तो अनुलग्न क्या लगाएंगे, एन, एल्केन से क्या निकल के आया, एन। ठीक है, फिर अगर द्विबंध आ रहा है तो द्विबंध के लिए क्या होता है, द्विबंध क्या होता है, एल्कीन, तो एल्कीन से देखो क्या निकला, इन, एल्कीन, इन। तो इसके लिए अनुलग्न, मतलब अनुलग्न का मतलब होता है पीछे, नाम के पीछे लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो फिर देखिए एल्कीन का क्या हो जाएगा, इन, अनुलग्न। और अगर त्रिबंध है, त्रिबंध के लिए क्या करते हैं, एल्काइन, तो एल्काइन, तो पीछे देखो क्या ध्वनि आ रही है, आइन, इसके पीछे ध्वनि इन, और इसके पीछे ध्वनि क्या आ रही थी, एन, तो इसीलिए क्या हो गया, एल्केन है तो एन, और एल्कीन है तो इन, और एल्काइन है तो आइन। तो ये अनुलग्न है, अनुलग्न मतलब नाम के पीछे लगाना पड़ेगा। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब कुछ उदाहरण से हम समझते हैं। देखो जैसे यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैथेन की शरत, देखो मैथेन दे रहेगा, मैथेन का आपके पास सूत्र क्या है, CH4, यानी कि मैथेन में देखो कार्बन कितना है, 1, और हाइड्रोजन कितना है। तो सबसे पहले हम कार्बन देखते हैं कि कार्बन कितना है। देखो यहाँ पर कार्बन, इसमें देखो संरचना में कार्बन कितना है, 1, तो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मैथ, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ। तो यहाँ पर मैथ हो गया एक कार्बन के लिए। सबसे पहले देखो क्या करते हैं, कार्बन को गिनते हैं उस चैन में, उस श्रृंखला में कि कार्बन कितने हैं। अगर एक कार्बन है तो क्या आ गया, मैथ। साथ में अब देखो बॉन्ड को देखते हैं, बंध को देखते हैं कि एकल बंध बन रहा है, द्विबंध बन रहा है, त्रिबंध बन रहा है। अगर एकल बंध है तो क्या लगाएंगे, एन, और अगर द्विबंध है तो क्या लगाएंगे, इन, और अगर त्रिबंध है तो क्या लगाएंगे, आइन, पीछे नाम के। तो यहाँ पर देखो इस संरचना में कहीं पर भी हमें ना द्विबंध दिखाई दे रहा है ना त्रिबंध, क्या है, एकल बंध। तो एकल बंध के लिए हम क्या लगाते हैं, एन। तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, मैथ प्लस एन, तो क्या बन जाएगा, मैथेन। क्या बन जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथेन। इसका नाम क्या हो गया, मैथेन। अब देखो इसी प्रकार अगर हम बात करें इसकी, एथेन की, तो एथेन में देखो कार्बन, एथेन यानी कि श्रृंखला में आप देखो यहाँ पर कार्बन काउंट कीजिए। सबसे पहले कार्बन कितने, 2, 2 कार्बन है तो एथ, एक कार्बन है तो मैथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेन। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कार्बन कितने, 2, 1 और 2, 2 कार्बन है तो क्या हो गया, एथ, क्या हो गया, एथ, प्लस देखो कौन सा बंध है, एकल बंध है, तो एकल बंध के लिए हम क्या लगाते हैं, एन। तो ये क्या बन जाएगा, एथ प्लस एन, एथेन। क्या बन गए ये, एथेन। अब देखो अगली बात करें, इसका अगला उदाहरण, तो देखो यहाँ पर प्रोपेन की बात करते हैं। ये कह रहा है प्रोपेन कैसे बने। देखो यहाँ पर सबसे पहले कार्बन गिनिए, तो कार्बन कितने, 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रॉप, क्या हो जाएगा, प्रॉप। और साथ में क्या है, इस श्रृंखला में देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ एकल बंध, एकल बंध है तो क्या हो जाएगा, एन, तो प्रॉप प्लस एन क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या बन जाएगा, प्रोपेन। फिर देखो अगले उदाहरण की बात करें, तो यहाँ पर ब्यूटेन की बात करें, तो देखो ब्यूटेन कैसे, यहाँ पर देखो कार्बन गिनिए पहले। सबसे पहले क्या, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और 4 कार्बन है तो क्या होता है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, प्लस, और बंध कैसा है, एकल बंध है, तो एकल बंध के लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं, एन, तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जैसे मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कैसे नाम लिखे। सबसे पहले हमें कार्बन गिनने है ना, अगर एक कार्बन है तो मैथ,
दो कार्बन है तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट। फिर हमें एकल बंध देखना है, तो पीछे वो जो एकल बंध का अनुलग्न है, द्विबंध का अनुलग्न है, वो लगा देते हैं, फिर उसको जोड़ देते हैं और हमारा नाम ये ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखो अब हमारा जो अगला उदाहरण है वो क्या है, पेंटेन। तो पेंटेन देखते कैसे, देखो यहाँ पर सबसे पहले इसका सूत्र होता है C5H12, यानी कि कार्बन कितने होंगे 5 और हाइड्रोजन कितने हैं 12। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारा तरीका क्या था, हमें कार्बन गिनने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो क्या लिखते हैं पेन, क्या लिखते हैं पेन। फिर देखो यहाँ पर अब हम देखते हैं बंध, तो बंध कितना है, एकल बंध है, तो एकल बंध के लिए क्या लेते हैं एन, तो क्या बन जाएगा पेंट प्लस एन, पेंटेन। क्या बन जाएगा पेंटेन। फिर देखिए वैसे ही अगला हमारा हेक्सेन की, इसमें कार्बन कितने हैं 6 और हाइड्रोजन कितने हैं 12। तो देखो करने के लिए सबसे पहले कार्बन को काउंट, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो क्या होगा हेक्स, प्लस एकल बंध है, एकल बंध के लिए हम क्या यूज करते हैं एन, तो हेक्स प्लस एन क्या बन जाएगा हेक्सेन, हेक्सेन। फिर यहाँ तक, फिर हम देखो अब हम डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले भी एक एक उदाहरण देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इसमें कार्बन गिनते हैं, तो कितने कार्बन है 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्या आता है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप। साथ में अब देखो यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिखाई देगा, यहाँ पर क्या दिखाई देगा डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं इन, क्या यूज करते हैं अनुलग्न इन, इन। तो प्रोप प्लस इन क्या बन जाएगा प्रोपिन, क्या बन जाएगा प्रोपिन। फिर देखो अगला उदाहरण देखते हैं, हम इसकी बात करते हैं। यहां पर भी देखो सबसे पहले कार्बन देखते हैं 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं प्रोप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्रोप। फिर यहाँ पर देखो आपको क्या दिखाई देगा ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर देखो ये 3 बंद दिखाई दे रहे हैं और 3 बंद के लिए हम क्या यूज करते हैं आइन, क्या यूज करते हैं आइन, तो प्रोप प्लस आइन तो क्या बन जाएगा प्रोपाइन, क्या बन जाएगा प्रोपाइन। तो यहां तक देखो हमने एकल बंध, द्विबंध और तीन बंध तक क्या किया है उदाहरणों को देखा है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कौन सा, प्रकार्यात्मक समूह। देखो प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है कि जो परमाणु के समूह है वो क्या करते हैं हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ते हैं और उनको एक विशेष रासायनिक गुण प्रदान करते हैं, तो उन्हें ही हम क्या बोलते हैं प्रकार्यात्मक समूह। जैसे कि क्या हुआ ऐसे परमाणु है, परमाणु का समूह जो हाइड्रोकार्बन यौगिकों से जुड़कर उन्हें क्या करते हैं विशेष गुण प्रदान करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं प्रकार्यात्मक समूह। जैसे कि हमें नीचे उदाहरण में देखिए, जैसे हमारे पास दे रखा है ये क्लोरो और ब्रोमो, तो देखो यहाँ पर यौगिक क्या है क्लोरो और ब्रोमो। तो क्लोरो और ब्रोमो का जो सूत्र होता है वो कैसे लिखते हैं Cl और Br, ये क्लोरो और ब्रोमो के लिए सूत्र है। फिर देखो जो हमारा क्लोरो और ब्रोमो होता है इसके लिए जो यौगिक पूर्व लगन का उपयोग करते हैं, किसका क्लोरो, और क्लोरो के लिए क्लोरो और ब्रोमो के लिए ब्रोमो यूज करते हैं। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं पूर्व लगन का उपयोग करते हैं। पूर्व लगन का मतलब इसको नाम से पहले लिखते हैं। जैसे उदाहरण से देखो यहाँ पर पहले कार्बन देखो 1 2 3, तो 3 कार्बन है और साथ में क्या लगा हुआ है क्लोरो, तो ये जो क्लोरो है ये नाम से पहले लिखेंगे, फिर बाकी कार्बन देखो। तो क्लोरो के लिए क्या यूज करते हैं क्लोरो, Cl के लिए क्या यूज करते हैं क्लोरो यूज करते हैं। तो ये क्लोरो जो है वो नाम से क्या आएगा पहले आएगा, तो ये क्या बन जाएगा क्लोरो। और कितने कार्बन है 3 कार्बन है तो क्या हो गया प्रोप। फिर देखो कितना बंद है एक ही बंद है तो क्या बन जाएगा क्लोरोप्रोपेन, क्या बन जाएगा क्लोरोप्रोपेन। और इसके लिए देखो याद रखना क्लोरो और ब्रोमो के लिए सदैव क्या यूज करते हैं पूर्व लगन, और मतलब कि नाम से पहले। फिर देखो जैसे हमारा अगला है एल्कोहल, तो अल्कोहल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है OH, क्या होता है OH। और इसके लिए जो हम यूज करते हैं अनुलग्न, अनुलग्न क्या होता है ऑल, अनुलग्न क्या यूज करेंगे ऑल, यानी कि ये क्या होगा नाम के पीछे लगेगा। देखो क्लोरो ब्रोमो के लिए देख क्या यूज करते हैं क्लोरो और ब्रोमो, ये नाम से पहले आता है। लेकिन जो अल्कोहल है अल्कोहल के लिए ऑल यूज करते हैं, लेकिन ये क्या आता है अनुलग्न मतलब नाम के पीछे करेंगे। जैसे उदाहरण में देखिए यहाँ पर आपके क्या लगा हुआ है अल्कोहल, तो अल्कोहल के लिए क्या यूज करते हैं ऑल, लेकिन कहाँ आएगा नाम के पीछे लगाना है। तो देखो कितने कार्बन है 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्या हो गया प्रोप।
है ना। तो ये क्या बन जाएगा, प्रोप प्लस ऑल प्रोपेनॉल, क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोप, और अल्कोहल के लिए अनुलग्न क्या लगाएंगे, ऑल, तो प्रोप प्लस ऑल क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। फिर देखिए एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, COOH, है ना। और ये याद रखना, इसके लिए जो हम अनुलग्न यूज करते हैं वो लेते हैं एल, क्या लेते हैं, एल। इसके लिए क्या अनुलग्न है, एल, और ये भी क्या होगा, नाम के पीछे ही लगेगा। हमेशा याद रखना जो एल्डिहाइड है वो हमेशा किनारों पे मिलेगा, यानी कि ज्यादातर में क्या मिलेगा आपको, एकदम से पीछे की तरह आपको ये एल्डिहाइड मिलेगा। यहाँ पर देखो लगा लेना आप, एच नहीं है यहाँ पर, तो ये जो होगा हमेशा पीछे की तरफ मिलेगा। तो देखो यहाँ पर कार्बन कितने, 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या हो गया, प्रोप, और साथ में हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के लिए अनुलग्न क्या यूज करते हैं, एल, तो प्रोपेनेल, प्रोपेनेल बन जाएगा, प्रोप प्लस एल, प्रोपेनेल, ये बन जाएगा, याद रखना। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखो अब हमारा जो अगला है वो कौन सा है, कीटोन। तो कीटोन की बात करें अगर, तो देखो कीटोन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, कीटोन। और एक चीज याद रखना, कीटोन जो है हमेशा बीच में मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा, बीच में, कीटोन हमेशा बीच में आपको मिलेगा। तो जो कीटोन का सूत्र है वो है C डबल बॉन्ड O, जैसे, और इसके लिए जो हम अनुलग्न यूज करते हैं वो क्या है, ऑन, क्या यूज करते हैं, ऑन, इसके लिए अनुलग्न है ऑन। जैसे कि हमारे पास उदाहरण में देखो क्या है आपके पास, ये कीटोन कहाँ है, ये पूरा क्या है, कीटोन, जो कि कहाँ है, बीच के अंदर, 3 कार्बन है तो प्रोप, और कीटोन के लिए क्या यूज करते हैं, ऑन। तो 3 कार्बन होने की वजह से प्रोप, और कीटोन होने की वजह से इसका अनुलग्न क्या होता है, ऑन, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉन, क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉन, प्रोप प्लस ऑन, प्रोपेनॉन। फिर देखो अगले की बात करते हैं, तो अगला है हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सूत्र होता है C डबल बॉन्ड OH, लेकिन जब एल्डिहाइड में यहाँ पर सिर्फ क्या था, H था, यहाँ पर क्या है, OH, याद रखना, ध्यान में रखना ये बात। तो क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH। तो देखो, और एल्डिहाइड के लिए जो हम अनुलग्न यूज करते हैं वो है ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, यानी कि ओइक एसिड का उपयोग करते हैं। जैसे इसमें देखो उदाहरण में 3 कार्बन है तो प्रोप, और साथ में क्या लगा हुआ है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए हम कौन सा अनुलग्न यूज करते हैं, ओइक अम्ल। तो प्रोप 3 कार्बन के लिए प्रोप, है ना, और हमारे पास प्रोप प्लस ओइक अम्ल क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। तो यहां तक हमारे क्या हुए, सारे प्रकार्यात्मक समूह हो गए। अब अगली बात करते हैं हम, कौन सी, समजातीय श्रेणी। देखो समजातीय श्रेणी क्या होते हैं, जिनके रासायनिक गुण तो क्या होते हैं, समान होते हैं, और इनका सामान्य सूत्र भी एक तरीके से क्या है, समान होता है। और देखो इनके बीच में, सदस्यों के बीच में जो अंतर होता है वो कितना है, CH2 समूह का अंतर होता है, प्रत्येक सदस्य में CH2 समूह का अंतर होता है। तो समजातीय श्रेणी क्या हो गई, जिनके रासायनिक गुण क्या होंगे, समान, और जिनको क्या होता है, देखो सामान्य सूत्र से दर्शाया जाता है, और इनके सदस्यों के बीच CH2 समूह का अंतर होता है। जैसे यहाँ पर CH4 C2H6, तो आप इसमें देखोगे कितने का अंतर आ रहा है, CH2 का अंतर आ रहा है। फिर देखिए आपके C2H6 और C3H8, इसमें भी कितने का अंतर आता है, CH2। मेनली आप ध्यान रखना कि जो समजातीय श्रेणी है उसमें CH2 समूह का CH2 का अंतर आता है। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखो अब जो हमारा अगला क्या है, समावयव। तो देखो समावयव क्या होती है, इसमें रासायनिक सूत्र तो क्या रहते हैं, समान, परंतु जो संरचना होती है वो बदल जाती है। देखो रासायनिक सूत्र तो क्या रहेंगे, समान रहेंगे, लेकिन संरचना जो होगी वो बदल जाएगी। जैसे हमारे पास ब्यूटेन दे रखा है, तो देखो ब्यूटेन को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहले ये संरचना थी, अब क्या हो गई ये, लेकिन दोनों के रासायनिक जो आपके सूत्र है वो तो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, लेकिन संरचना क्या हो गई, बदल गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, समावयव कहते हैं। जैसे कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर हाइड्रोजन, देखो आपको इतना पता होना चाहिए कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। जैसे मान लो आप लिख रहे हो, क्योंकि इसमें देखो कितने हो गए, C4H10, तो अब देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिखने की, मान लो देखो कार्बन लिख दिया, ऐसे कितने कार्बन है, ब्यूटेन है तो 4 कार्बन है। अब देखो आपको पता है यहाँ पर कार्बन की कितनी होगी, 1 है, तो 1 है तो यहाँ कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, तो यहाँ पर कितना आएगा, CH3, यहाँ पर कितना आ जाएगा, CH3। फिर यहाँ पर देखो 1 और 1 2 है तो कितना आ जाएगा, CH2।
तो आपको कार्बन की संयोजकता पता होनी चाहिए। कितनी होती है? 4 करनी है, तो आप ऐसे काउंट करके 4 करके इसको आप लिख सकते हो। तो समावेश में सिर्फ संरचना बदल जाती है। अब देखिए ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है ब्यूटेन की संरचना, तो आप इसको ऐसे ये देखो, पहले इसको ऐसे लिख सकते हो, फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब अगला है देखो रासायनिक गुणधर्म। हमारे जो कार्बनिक यौगिक उनके रासायनिक गुण देखो दहन। तो दहन में देखो सबसे पहले क्या होता है कि आपके जो कार्बन है उसको जब ऑक्सीजन के साथ दहन करवाया जाता है तो ये क्या होता है, एक तो हमें प्राप्त होती है प्रकाश और उष्मा, ठीक है ना, और साथ में क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? दहन बोलते हैं। तो दहन में एक तो देखो इसके ऊपर दहन, जब कार्बन का दहन होगा तो दहन होने पर एक तो आपको उष्मा, एक आपको प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त होगी। अब ये जो दहन की प्रक्रिया है इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा एवं प्रकाश प्राप्त होता है। तो सेकंड पॉइंट यही है कि जो आपकी दहन की अभिक्रिया उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश और उष्मा उत्पन्न होती है। जैसे ये उदाहरण है C+O2 क्या हुआ? CO2, साथ में क्या बना? उष्मा एवं प्रकाश। CH4+O2 क्या बना? CO2H2O, साथ में क्या बना? प्रकाश है। और CH3CH2O और साथ में क्या बना? दहन होने पर CO2H2 और साथ में उष्मा एवं प्रकाश। तो दहन एक सिंपल सी, आपको इतना सा याद रखना है कि इसमें क्या प्राप्त होता है? हमें उष्मा और प्रकाश अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होता है। साथ में क्या बनेगी? कार्बन डाई, और एक बात ये भी याद रखना कि साथ में जल वाष्प भी प्राप्त होता है। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। तो देखो जो अब हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो क्या है? स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं। तो देखिए यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सी ज्वाला? स्वच्छ ज्वाला के साथ जलेगी। अब जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसके वो कैसे जलते हैं? काले धुएं और पीली ज्वाला इससे निकलेगी। एक तो का धुआं होगा काले रंग का और साथ में पीली ज्वाला होगी। कौन से? असंतृप्त। संतृप्त किसमें? स्वच्छ में, और असंतृप्त काले धुएं वाली पीली ज्वाला। अब देखो अगर हम मान लो वायु को सीमित कर दे, कम कर दे, तो जो देखो वैसे तो संतृप्त किसमें जलते हैं? स्वच्छ में। अगर वायु की आपूर्ति हम सीमित कर दे, कम कर दे, तो होगा क्या कि यही संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो कजली ज्वाला के साथ जलने स्टार्ट हो जाएंगे। कब? जब हम वायु को सीमित कर देंगे तो हमारे जो संतृप्त है वो कजली ज्वाला के साथ जलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब अगला टॉपिक है ऑक्सीकरण। देखो ऑक्सीकरण में क्या होता है, हमारे पास जैसे अल्कोहल है तो यह अल्कोहल किसमें बदल रहा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। किसमें? कार्बोक्सिलिक अम्ल। किसकी सहायता से? हमारे या तो KMnO4 या फिर आपके K2Cr2O। KMnO4 क्या होता है? पोटेशियम पर मैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनकी सहायता से ये इसमें बदल जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो KMnO4 है और K2Cr2O7 है ये क्या है? ऑक्सीकारक है। क्या है ये? ऑक्सीकारक। तो ये क्या करते हैं? इनमें ऑक्सीजन जोड़ देते हैं। इसमें क्या ऑक्सीकारक क्या होते हैं? जो किसी अन्य पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ने की क्षमता रखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। तो ये यहाँ पर क्या करेंगे? इसमें ऑक्सीजन जोड़ देंगे। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो क्या होगा? इसमें एक ऑक्सीजन जुड़ा है तभी ये क्या बना? CH3COH। या तो आप ये यूज कर सकते हो या ये यूज। तो देखो ऑक्सीकारक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों में ऑक्सीजन जोड़ने की क्षमता रखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में जो हमारे KMnO4 और K2Cr2O7 है वो क्या? ऑक्सीकारक है। क्यों? क्योंकि ये अल्कोहल में क्या जोड़ देंगे? ऑक्सीजन जोड़ देंगे और अल्कोहल किसमें बदल जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाएगा। तो देखो ऑक्सीकारक क्या होते हैं? कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, यानी कि अन्य पदार्थों में ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहा जाता है। और इसमें देखो आपके जो है क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट यानी कि KMnO4 और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 जो है क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ देते हैं। ऑक्सीजन जोड़ने के कारण इन्हें क्या बोला जाता है? ऑक्सीकारक कहा जाता है। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो जो अगला है क्या है? अभिक्रिया संकलन अभिक्रिया। संकलन का मतलब एक तरीके से जुड़ना, जोड़ना, जो हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब देखो ये अभिक्रिया क्या होती है? आपके जो पैलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि देखो इसमें क्या होता है? जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें क्या जोड़ दिया जाता है? हाइड्रोजन जोड़ दिया जाता है। और किसकी उपस्थिति में? आपके पैलेडियम और निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त में क्या जोड़ा जाता है? हाइड्रोजन।
तब क्या मिलता है हमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन मिलता है। ये ध्यान रखना है, ये सिर्फ असंतृप्त में ही हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है। किसकी उपस्थिति में? निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। जैसे यहाँ पर देखो, ये क्या है हमारा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्यों? देखो यहाँ क्या आ रहा है डबल बॉन्ड, और हमने पीछे पढ़ा है कि डबल बॉन्ड आता है तो क्या होता है असंतृप्त। और यहाँ पर देखो अब इसमें क्या जोड़ेंगे? हाइड्रोजन जोड़ेंगे। किसकी उपस्थिति में जोड़ेंगे? निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जोड़ेंगे। जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाएगा। कैसा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो याद रखना, इसमें क्या होता है? असंतृप्त में क्या जोड़ा जाता है? हाइड्रोजन जोड़ा जाता है। किसकी उपस्थिति में? आपके पैलेडियम अथवा निकेल की उपस्थिति में जोड़ा जाता है। अब देखो, ये जो निकेल उत्प्रेरक है, इसका उपयोग हम क्या करते हैं कि जो वनस्पति तेल होता है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में करते हैं। हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है कि असंतृप्त में क्या जोड़ना? हाइड्रोजन जोड़ना, है ना? किसकी उपस्थिति में? निकेल की। इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण। तो असंतृप्त में हाइड्रोजन को जोड़ना ही क्या होता है? हाइड्रोजनीकरण। तो निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके हम क्या करते हैं? वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण यानी कि वनस्पति घी में कन्वर्ट करते हैं इसमें। फिर देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है, इसमें आपके क्या होता है कि एक यौगिक दूसरे को क्या करता है? हटा ही तो देता है। अधिक ताकतवर क्या करता है? अपने से कम ताकतवर को प्रतिस्थापित कर देता है। अब देखो यहाँ पर होगा क्या कि जो ये वैसे तो ये जो अभिक्रियाएं होती है अनअभिकृत होती नहीं है, लेकिन सूर्य की उपस्थिति में यहाँ पर जो क्लोरीन होता है क्या करता है? क्लोरीन हाइड्रोजन को हटाता जाता है और उसकी जगह खुद जुड़ता जाता है। तो इस अभिक्रिया में क्या, ये अभिक्रिया पहले कहाँ होती है? सूर्य की उपस्थिति में होती है। कहाँ? सूर्य की उपस्थिति में। अब इस अभिक्रिया में क्या होगा? ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित मतलब हटाता जाएगा, उसकी जगह खुद आता जाएगा। तो इसमें देखो क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता है। फिर यहाँ पर देखो जैसे CH4Cl2 है। अब देखो जैसे ही सूर्य की प्रकाश का उपस्थिति में होगा ये, तो यहाँ पर देखो CH4 है। अब यहाँ क्या आ गया? CH3, यानी कि यहाँ क्लोरीन ने क्या किया? एक हाइड्रोजन को हटा दिया और क्या आ गया? Cl, तो HCl, और ये एक एक करके सारे हाइड्रोजन को हटाती चली जाएगी क्लोरीन। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो अगला जो हमारा टॉपिक है एथेनॉल की बात करते हैं। तो एथेनॉल के कुछ गुणधर्म हैं। तो एथेनॉल के गुणधर्म क्या है? पहला कि जो एथेनॉल होता है वो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है एथेनॉल आपके रूम टेम्परेचर पर। दूसरा, एथेनॉल को क्या बोला जाता है? अल्कोहल भी बोला जाता है। सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? अल्कोहल कहा जाता है। फिर देखिए इस एथेनॉल का उपयोग हम किस में करते हैं? टिंचर आयोडीन में, ठीक है, कफ सिरप में करते हैं, टॉनिक में करते हैं, और कुछ औषधियों में इनका उपयोग किया जाता है एथेनॉल का। अब देखो एथेनॉल की अभिक्रिया देखते हैं। तो सबसे पहले जो अभिक्रिया देखते हैं एथेनॉल की, वो है सोडियम के साथ अभिक्रिया। तो देखो सोडियम के साथ अभिक्रिया में देखो इसमें क्या होता है कि आपके यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, सॉरी, आपके जो सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? सोडियम एथॉक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण होता है इस अभिक्रिया में। अब यहाँ पर क्या होगा? अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस व सोडियम एथॉक्साइड का निर्माण करता है। फिर देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया में देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे बनता है? यहाँ पर जो एथेनॉल है उस एथेनॉल को गर्म किया जाता है। किसके साथ? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। किसको? आपके एथेनॉल को। गर्म करने पर क्या होगा? यहाँ पर ये जो एथेनॉल है उस एथेनॉल का हो जाएगा निर्जलीकरण। जैसे ही आप एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करोगे? गर्म करोगे। गर्म करने पर इसका हो जाएगा एथेनॉल का निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण जैसे ही होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एथीन। और एथीन बनते ही एथीन क्या होता है? आपके असंतृप्त होता है। तो देखो यहाँ पर जो ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? निर्जलीकारक होता है। एक तरीके से ये एथेनॉल से क्या करेगा? जल को अलग कर देगा। निर्जलीकारक क्या होता है? जो जल को अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो जैसे ये एथेनॉल है, तो एथेनॉल को जैसे ही हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये जो H2SO4 है मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें से क्या कर देगा? जल को अलग कर देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या है? एथीन। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? एथीन प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए देखो सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जली कारक है जो एथेनॉल से जल को अलग कर देता है। यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो एक निर्जली कारक है
जो कि क्या करता है, एथेनॉल में से जल को अलग कर देता है। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है वो कौन सा है, एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल को देखो क्या कहा जाता है, एसिटिक अम्ल। क्या कहा जाता है, एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। और इसका जो 3 से 4% विलयन है, इसको हम क्या कहते हैं, सिरका। और इसका उपयोग करते हैं अचार में परिरक्षक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फिर देखिए हमारा जो शुद्ध एथेनोइक अम्ल है, उसका जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 290। फिर देखिए इसी कारण क्या होता है, जो ठंडी जलवायु है या शीत के दिनों में ये क्या होता है, जम जाता है, जिस कारण इसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक। क्या बोला जाता है इसको, ग्लेशियल एसिटिक कहा जाता है। अब देखो एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया, इसमें सबसे पहले एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया में सबसे पहले पढ़ेंगे एस्टरीकरण। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और पेपर में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली अभिक्रिया है। तो देखो एस्टरीकरण मेनली क्या होता है, जब आपके अम्ल और अल्कोहल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एस्टर का निर्माण करते हैं, और इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण। जैसे अम्ल और अल्कोहल आपस में अभिक्रिया करेंगे और किसका निर्माण करेंगे, एस्टर। तो देखो होता क्या है इस अभिक्रिया में, जो एथेनोइक अम्ल होता है वह एथेनोइक अम्ल क्या करता है, एथेनॉल से अभिक्रिया करता है। एथेनोइक अम्ल किससे अभिक्रिया करता है, एथेनॉल से अभिक्रिया करता है, और किसका निर्माण करता है, एस्टर बनाता है। यहाँ पर देखो ये दे रखा है एथेनोइक अम्ल, और एथेनोइक अम्ल अभिक्रिया किससे कर रहा है, अल्कोहल से कर रहा है। अल्कोहल से कर रहा है और हमें क्या बना रहा है, ये यहाँ पर एस्टर बना रहा है, साथ में क्या निकल रहा है, जल। अब देखो इसका जो उपयोग होता है वो किया जाता है, इसका उपयोग इत्र बनाने में और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और एक चीज, इसकी जो गंध होती है वो कैसी होती है, मृदु होती है। और यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो जो हमारा साबुन है वो कठोर जल में जाग नहीं देता। क्यों, क्योंकि जो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन है, वो आयन इसके साथ अभिक्रिया करके क्या कर लेता है, एक अघुलनशील पदार्थ बना लेता है, जिससे क्या बोलते हैं, स्कम भी बोला जाता है। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर अपमार्जक। तो अपमार्जक क्या होता है, लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण अथवा अमोनियम के लवण होते हैं। ठीक है। और अपमार्जक कठोर जल में जाग देते हैं क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाता। देखो साबुन में तो क्या था कि जो हमारे जल में उपस्थित कैल्शियम है और जो मैग्नीशियम है, वो साबुन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, एक अघुलनशील पदार्थ बना लेते हैं। इस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, स्कम। और लेकिन अपमार्जक में ऐसा नहीं होता है। फिर देखो अपमार्जक का जो उपयोग है वो शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद में होता है। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर होता है कंप्लीट। धन्यवाद।